इशिता 18 साल की थी। उसके पास एक फीका पड़ा हरा पिट्ठू बैग था और जेब में 340 रुपए थे। जब उसके पिता ने दरवाजा खोला और अपने मोबाइल से नजर हटाए बिना कहा कि आज से उसे अपना गुजारा खुद करना होगा। कोई चीख पुकार नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं हुई, कुछ बहुत बुरा हुआ था। पूरी तरह से उदासीनता, ऐसी जिससे कोई जख्म नहीं होता, क्योंकि वो चोट पहुंचाने की जहमत भी नहीं उठाती। राजेश शर्मा ने पीठ फेरी, घर के अंदर चले गए जहां उनकी नई पत्नी इंतजार कर रही थी, और दरवाजा इतनी नरमी से बंद किया कि किसी भी दरवाजे के तेज बंद होने से ज्यादा दर्द हुआ। इशिता कुछ सेकंड के लिए फुटपाथ पर खड़ी रही। सितंबर की धूप उस सुबह के लिए बहुत तेज थी। एक पड़ोसी अपने कुत्ते को पट्टे पर लिए जा रहा था। सड़क पूरी तरह सामान्य थी, मानो कुछ हुआ ही न हो, मानो एक पूरी जिंदगी को अभी अभी मोड़कर एक दराज में उन चीजों के साथ न रख दिया गया हो जो अब किसी काम की नहीं है। उसने अपना बैग कंधे पर ठीक किया और चलने लगी। उस पल इशिता को यह नहीं पता था, वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी, भले ही उसने अपनी 18 साल की पूरी कल्पना शक्ति लगा दी होती, कि 4 महीने बाद हल्की बारिश वाली एक शाम को एक रजिस्टर्ड चिट्ठी सब कुछ बदल देगी, कि बुंदेलखंड की जमीन के नीचे धार्मिक श्रद्धा से संभाली हुई कोई चीज थी जिसे एक खुरदुरे हाथों वाले और साफ आंखों वाले बूढ़े आदमी ने उसके लिए, सिर्फ उसके लिए दशकों तक बनाया था। लेकिन उस चिट्ठी के आने से पहले, उस तहखाने के अपने राज खोलने से पहले इशिता को जीना था, और वह अपने तरीके से जिएगी, अपनी गरिमा अक्षुण्ण रखते हुए। एकमात्र चीज जो कोई भी उसकी जिंदगी के किसी भी पल में उससे छीन नहीं पाया था। यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे पीछे छोड़ दिया गया था, और उसे सबसे अप्रत्याशित जगह पर यह सबूत मिला कि उसे हमेशा प्यार किया गया था। इस कहानी को जारी रखने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। यदि आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं, आम लोगों की कहानियां जो वहां शक्ति पाती हैं जहां उन्हें कम से कम उम्मीद होती है, जो वहां स्नेह खोजते हैं जहां सिर्फ चुप्पी थी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और मुझे टिप्पणियों में बताएं कि आप हमें किस शहर से देख रहे हैं। हमें यह जानना बहुत पसंद है कि हमारे साथ रहने का विकल्प चुनने वाला हर व्यक्ति कहां से आता है, क्योंकि हम यहां जो भी कहानी सुनाते हैं वह किसी के लिए है, और वह कोई आप हो सकते हैं। अब वापस इशिता के पास आते हैं। गरीब होने और पीछे छूट जाने में एक बड़ा अंतर होता है। गरीबी का सामना आप काम से, समय से, दृढ़ता से करते हैं। पीछे छूट जाना कुछ और है। यह एक ऐसी अनुपस्थिति को ढोना है जिसका ठीक ठीक एक व्यक्ति का आकार होता है, जो छाती में जगह घेरता है, भले ही वहां कुछ भी ना हो। इशिता शर्मा को उस सितंबर की सुबह से पहले कई तरीकों से पीछे छोड़ दिया गया था। जब उसके पिता ने दरवाजा खोला और कहा कि उसे अपना गुजारा खुद करना होगा, उसे तब पीछे छोड़ दिया गया था जब इशिता 7 साल की थी और उसकी मां सुमन की लापरवाही से इलाज की गई निमोनिया से मृत्यु हो गई थी, और उसके पिता उसे ऐसे देखते रहे थे जैसे वह एक समस्या थी जिसे सुमन ने बनाया था और अब उसे हल करने के लिए छोड़ दिया था। उसे तब पीछे छोड़ दिया गया था जब राजेश ने दूसरी बार शादी की, एक ऐसी महिला से जो उसे ऐसे बर्दाश्त करती थी जैसे कोई पुराने फर्नीचर को बर्दाश्त करता है जो नई सजावट से मेल नहीं खाता। बिना स्नेह के, बिना गुस्से के, सिर्फ उस धैर्य के साथ जो सही समय का इंतजार करता है फेंकने के लिए। उसे तब पीछे छोड़ दिया गया था जब यह दूसरी पत्नी चली गई और राजेश 3 साल की चुप्पी में डूब गए, जो शोक से ज्यादा आत्मदया थी। और उसे तब पीछे छोड़ दिया गया था जब तीसरी पत्नी प्रिया, 29 साल की, सीधे बाल, मुस्कान जो आईने के सामने तय की गई लगती थी, और जो इशिता को ऐसे देखती थी जैसे वह एक जीवन परियोजना में एकमात्र अपूर्णता थी जिसे सावधानी पूर्वक तैयार किया गया था। प्रिया चिल्लाती नहीं थी, वह खुले तौर पर क्रूर नहीं थी, वह सूक्ष्म थी जिससे लड़ना सबसे मुश्किल था। एक टिप्पणी यहाँ, एक चुप्पी वहां, उन पलों में व्यवस्थित अनुपस्थिति जब इशिता को उपस्थिति की जरूरत थी। और राजेश, जो वर्षों के अभ्यास के बाद अपनी बेटी को देखना भूल गए थे, बस देखते नहीं थे। तो एक आम मंगलवार को, इशिता के 18वें जन्मदिन के 3 हफ्तों बाद, राजेश ने दरवाजा खोला, वह वाक्य कहा जो उस तारीख को हमेशा के लिए कहेंगे, और मामले को बंद कर दिया। और इशिता के पास हरे बैग के अंदर एक लिफाफे में 340 रुपये नकद थे, जो उसके पास दूसरी कक्षा से था, जिसकी जिप खरोंची हुई थी, और सामने की जेब में नीले पेन का दाग था जो कभी नहीं गया। उसके दस्तावेज तीसरी कक्षा की जीव विज्ञान की किताब में मुड़े हुए थे। आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, क्योंकि उसने कम उम्र में ही सीख लिया था कि कपड़े से ज्यादा दस्तावेज महत्वपूर्ण होते हैं।
उसके पास 3 जोड़ी कपड़े, एक पुराने जूते, एक दांत ब्रश, एक मोबाइल चार्जर और आधी भरी शैम्पू की बोतल थी। वह 18 साल की थी। उसकी गरिमा अक्षुण्ण थी और उसके पास, हालांकि उसे अभी तक इसका पता नहीं था, एक दादाजी थे जिन्होंने दशकों तक उसे दूर से चुपचाप अपनी एकमात्र ज्ञात भाषा में प्यार किया था। श्री कृष्ण मिष्ठान भंडार राजेश के अपार्टमेंट से 8 ब्लॉक दूर एक कोने में था, जहां फुटपाथ अनियमित था और नियॉन साइन हर समय चमकता रहता था। श्री शब्द कई महीनों से बुझा हुआ था। इशिता ने वहां 8 महीने तक काउंटर अटेंडेंट के रूप में काम किया था। सप्ताह के दिनों में सुबह 4 बजे और सप्ताहांत में सुबह 3 बजे उठती थी और उसने सीख लिया था कि गोपाल दास हलवाई एक अच्छे आदमी थे, सरल स्वभाव के, बिना दिखावे के। ऐसे व्यक्ति जो ज्यादा सवाल नहीं पूछते, लेकिन अपने सामने किसी को जरूरत में भी नहीं छोड़ते बिना कुछ किए। वह सीधे अपने पिता के अपार्टमेंट के फुटपाथ से वहीं गई। गोपाल दास आटा उतार रहे थे जब वह पीछे से अंदर आई। बैग पीठ पर, चेहरा कुछ नहीं कहता था, लेकिन सब कुछ कहता था। उन्होंने उसे एक पल के लिए देखा, अपने हाथों को एप्रन पर पोंछा। पीछे वाला कमरा खाली है, उन्होंने कहा। 300 रुपये महीना, नाश्ते सहित। इशिता ने तुरंत लिफाफे से 300 रुपये नकद दिए। उसके पास 40 रुपये बचे। श्री कृष्ण मिष्ठान भंडार के पीछे वाले कमरे का माप 3 मीटर गुणा 2, 5 मीटर था। उसमें एक सिंगल बेड था, जिस पर दाईं ओर धंसने वाला फोम का गद्दा था, एक जाली वाली खिड़की जो सर्विस कॉरिडोर पर खुलती थी, एक सॉकेट और कपड़े टांगने के लिए दीवार पर एक हुक था। बाथरूम गोपाल दास और प्रेम डिलीवरी वाले के साथ साझा किया जाता था, जो सुबह 5 बजे आता था और सुबह 10 बजे निकल जाता था। जोनो ने हमेशा बेदाग सफेद जूते पहने रहता था, जिसे इशिता कभी समझ नहीं पाई कि वे ऐसे कैसे रहते थे। बेकरी की गंध दरवाजे के नीचे से हर समय आती रहती थी। आटा, खमीर, गर्म रोटी, जली हुई चीनी। पहले कुछ हफ्तों में वह गंध इशिता को सुबह 3 बजे ऐसी भूख के साथ जगाती थी जो ठीक खाने की नहीं थी। यह कुछ ऐसी चीज की थी जो ताजी बनी रोटी की गंध वादा करती थी, लेकिन देती नहीं थी। शायद मानवीय गर्मी, उस जगह पर होने का एहसास जो आपका हो। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती थी। सुबह 4 बजे से दोपहर तक उसे 1100 रुपये महीना मिलते थे, जिसमें से 300 रुपये कमरे के किराए में जाते थे। बाकी बचे 800 रुपये से इशिता बुनियादी से बुनियादी चीजें खरीदती थीं। चावल, दाल, अंडा, चिकन, कभी कभी एक आम, जब वह इतना सस्ता होता था कि विरोध करना मुश्किल होता था। और बाकी बचे हुए पैसे जीव विज्ञान की किताब के अंदर एक लिफाफे में, दस्तावेजों के बगल में, उस अनुशासन के साथ रखती थी जो जानता है कि हर रुपया एक सुरक्षा मार्जिन है। एक ऐसी दुनिया में जिसने पहले ही दिखा दिया है कि उसे दयालु होने की कोई बाध्यता नहीं है। वह सार्वजनिक रूप से नहीं रोती थी। यह एक नियम था जिसे उसने खुद के लिए बेकरी से बहुत पहले स्थापित कर लिया था, पिता के अपार्टमेंट से बहुत पहले। एक दोपहर जब वह 10 साल की थी और स्कूल में किसी ऐसी चीज के लिए रोई थी जो उसे अब याद नहीं थी, और उसकी कक्षा की एक लड़की ने बच्चों की उस विशेष क्रूरता के साथ कहा था कि इशिता हमेशा रोने वाली लगती थी। तब से आंसू बंद कमरे के लिए, सुबह के लिए, जब रोटी की गंध बहुत तेज होती थी और बिस्तर गलत तरफ धंस जाता था और जाली वाली खिड़की से केवल एक गहरे आकाश का आयत अंदर आता था। वह हर रात सोने से पहले जो करती थी वह था कंबल को लगभग धार्मिक सटीकता के साथ मोड़ना। लंबाई में आधा मोड़ती थी, फिर चौड़ाई में आधा, फिर एक बार और, जब तक कि वह एक सही वर्ग न बन जाए जिसे वह बिस्तर के कोने में रखती थी। यह एक ऐसी दुनिया में व्यवस्था का एकमात्र संकेत था जो टूट गई थी। यह एकमात्र नियंत्रण था जो उसके पास किसी भी चीज पर था। बड़ी मौसी, कैशियर जो 6 से 2 बजे तक काम करती थी, कभी कभी इशिता को दया और प्रशंसा के बीच एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ देखती थी जिसे इशिता अनदेखा करने का नाटक करती थी। प्रेम, सफेद जूते वाला डिलीवरी वाला, एक बार एक बचे हुए केक के टुकड़े के साथ आया और उसे काउंटर पर एक नोट के साथ छोड़ दिया जिसमें लिखा था, देखना, बिना किसी और स्पष्टीकरण के। और इशिता ने धीरे धीरे केक खाया, खड़ी होकर बेकरी की खिड़की से उस सड़क को देखती हुई जो जागना शुरू कर रही थी, और सोचा कि कभी कभी दया सबसे सरल जगहों पर, सबसे सरल, बिना दिखावटी इशारों में दिखाई देती है। लेकिन उसने मदद नहीं मांगी। यह भी एक स्थापित सिद्धांत था, गर्व के कारण नहीं, कम से कम उस प्रकार के गर्व के कारण नहीं जो व्यर्थता के कारण मदद से इनकार करता है, बल्कि एक सिद्धांत के रूप में जिसे उसने 18 वर्षों में अनुभवजन्य रूप से विकसित किया था।
मदद मांगने का मतलब किसी पर निर्भर होना है, और किसी पर निर्भर होने का मतलब है कि जब वह व्यक्ति चला जाता है तो आप भी उसके साथ चले जाते हैं। बेहतर था कि वह ऐसी व्यक्ति हो जो खुद को सहारा दे। बेहतर था कि किसी को भी छोड़ने और अपना एक टुकड़ा बैग में ले जाने की शक्ति न दी जाए। 4 महीने इसी तरह गुजर गए। बालों में आटा, मोड़ा हुआ कंबल, यहाँ 40 रुपए, वहाँ 80 रुपए। जीव विज्ञान की किताब में रखा लिफाफा हर हफ्ते थोड़ा और भरता जाता था। जनवरी में इशिता के पास 1240 रुपये जमा हो गए थे। यह थोड़ा था और बहुत था दृष्टिकोण के आधार पर। यह जुलाई के एक मंगलवार को था। उसे याद था कि यह मंगलवार था क्योंकि उस दिन गोपाल दास सामग्री का ऑर्डर करते थे और कीमतों से चिड़चिड़े रहते थे कि चिट्ठी आई। डाकिया ने 2 बार खटखटाया क्योंकि यह रजिस्टर्ड थी। हस्ताक्षर की जरूरत थी। इशिता काउंटर पर थी। उसके हाथ अभी भी आटे से सने थे। उसने अभी डिस्प्ले में चीज बंस को व्यवस्थित करने में मदद की थी और उसने अपने आटे से सफेद उंगली से हस्ताक्षर किए, रसीद के कागज पर एक हल्का भूतिया निशान छोड़ते हुए। लिफाफा झांसी के एक तहसील कार्यालय से था। अंदर का कागज औपचारिक था, कानूनी शब्द थे जिन्हें उसने धीरे धीरे 2 बार 3 बार पढ़ा जब तक कि वह समझ न गई कि क्या लिखा था। अर्जुन शर्मा, 84 साल, 2 महीने पहले निधन। आनंद कुंज, एक छोटा सा गांव बुंदेलखंड के अंदरूनी इलाके में, झांसी से लगभग 120 किमी दूर। अवैध वारिस इशिता शर्मा, 18 साल, राजेश शर्मा की बेटी, अर्जुन की पोती। वह देर तक चिट्ठी को देखती रही। उस दोपहर रोटी की गंध विशेष रूप से तेज थी। बाहर बारिश होना शुरू हो गई थी। अर्जुन शर्मा, दादाजी जिन्हें उसे मुश्किल से याद था। एक पीली पड़ी तस्वीर एक फोटो फ्रेम में जो पिता के स्थानांतरणों के साथ गायब हो गई थी। पाइप के धुएं की एक गंध जिसे वह अस्पष्ट रूप से धूप वाली दोपहर से जोड़ती थी। एक मोटी आवाज जिसने उसे 6 साल की उम्र में पतंग बनाना सिखाया था। एक ही मुलाकात। उसके बाद चुप्पी जिसे वह अस्पष्ट रूप से वयस्कों के बीच की लड़ाई से जोड़ती थी। वैसी लड़ाई जो बच्चे नहीं समझते और उन्हें समझने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता। राजेश ने दशकों पहले एक जमीन विवाद में अपने ही पिता से संबंध तोड़ लिए थे जो कभी सुलझा नहीं था, और यह अलगाव इतना पूर्ण था कि इशिता बिना दादाजी के पली बड़ी, उसी तरह जैसे वह बिना मां के पली बड़ी, उस अनुपस्थिति के कारण जिसकी किसी ने ठीक से व्याख्या नहीं की थी। और अब ये दादाजी, यह आदमी जिसे वह कुछ किताब के किरदारों से भी कम जानती थी, 2 महीने पहले झांसी के एक अस्पताल में अकेले मर गए थे क्योंकि बेटे ने सभी पुल जला दिए थे और सब कुछ उसके लिए छोड़ दिया था। 44 एकड़। इशिता ने अपनी जिंदगी में कभी 44 एकड़ जमीन पर पैर नहीं रखा था। उसे ठीक से नहीं पता था कि यह कितनी होती है। उसे पता था कि यह बड़ी है। उसे पता था कि यह बुंदेलखंड में है। उसे पता था कि यह किसी परित्यक्त स्थिति में होनी चाहिए, क्योंकि 84 साल के पुरुष जो अस्पतालों में अकेले मरते हैं, आमतौर पर उनकी संपत्तियां अच्छी तरह से संभाली हुई नहीं होती हैं। उसने चिट्ठी को मोड़ा, उसे दस्तावेजों के साथ जीव विज्ञान की किताब में रखा और काउंटर पर वापस आ गई। यह अगले दिन नहीं था जब उसने जाने का फैसला किया। यह 3 हफ्तों बाद था जब गोपाल दास ने उस शर्मिंदा अभिव्यक्ति के साथ, जो कोई ऐसी बात कहने वाला हो जिसे वह कहना पसंद नहीं करता, बताया कि उनका भतीजा मिष्ठान भंडार में काम करने के लिए दूसरे राज्य से आ रहा था और उसे अगले महीने से पीछे वाले कमरे की जरूरत होगी। ब्रह्मांड कभी कभी सभी दरवाजे एक साथ बंद कर देता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप वही रास्ता अपनाएं जो एक साथ बियाफान करना है, आपको अपनाना है। इशिता ने अगली सुबह बस का टिकट खरीदा। दिल्ली के लिए 86 रुपये, क्षेत्रीय बस के लिए 32 रुपये, और जो खेत के सबसे नजदीक की कच्ची सड़क से गुजरती थी। उसने मूल्यों को जोड़ा, लिफाफे से घटाया, जो बचा उसे देखा और निष्कर्ष निकाला कि उसके पास इतना था कि वह वहां पहुंच सके और कुछ दिनों तक गुजारा कर सके, जब तक वह समझ न ले कि उसे क्या विरासत में मिल रहा है। यात्रा से 1 रात पहले उसने कंबल को सामान्य से ज्यादा सावधानी से मोड़ा। फिर एक पल के लिए उसे देखती रही, मानो वह आखिरी बार हो। फिर उसने कंबल को कमरे में छोड़ दिया। वह मिष्ठान भंडार का था, उसका नहीं, और अपना हरा बैग व्यवस्थित किया जिसमें वास्तव में उसका सामान था। जुलाई की सुबह किराने के सामान से भरे एक प्लास्टिक के थैले और पीठ पर हरे बैग के साथ इशिता शर्मा ने अपनी जिंदगी की पहली बस पकड़ी, जो बुंदेलखंड के अंदरूनी इलाके की ओर जा रही थी। अंतर्राज्यीय बस को दिल्ली से झांसी बस अड्डे तक 3-40 घंटे लगे।
इशिता ने अपना अधिकांश समय खिड़की से बाहर बदलते हुए परिदृश्य को देखते हुए बिताया। दिल्ली का मैदान धीरे धीरे बुंदेलखंड के खेतों में बदल रहा था। हरा रंग गहरा होता जा रहा था। हवा और भी साफ लगती थी, यहां तक कि वातानुकूलित धुंधले शीशे से भी, जो बाईं ओर बहुत ठंडा था और दाईं ओर नहीं पहुंच रहा था। छोटी क्षेत्रीय बस, घिसी हुई चमड़े की सीटों और एक ड्राइवर के साथ जो पहले पड़ाव पर सभी को नाम से जानता था। एक ऐसी सड़क पर और 1.5 घंटा लगी जो उत्तरोत्तर संकरी होती जा रही थी। शहर छोटे और ज्यादा दूर होते गए। नीम के पेड़ दिखाई देने लगे, बरगद, उसे बाद में पता चलेगा, बुंदेलखंड की प्रतीक प्रजाति, उन सपाट और क्षैतिज छतों के साथ जो एक ऐसे बच्चे द्वारा बनाई गई लगती हैं जो चीजों को जटिल नहीं करना चाहता था। खेत के सबसे नजदीक का पड़ाव एक कोने की दुकान थी, जिसके बगल में एक पेट्रोल पंप था जो स्पष्ट रूप से वर्षों से बंद था। ड्राइवर, सुरेश जी, उसने किसी को उन्हें बुलाते हुए सुना। जब वह उतरी तो उन्होंने उसे देखा और कहा कि आनंद कुंज कच्ची सड़क पर लगभग 3 किमी दूर था। यूकेलिप्टस के पेड़ के मोड़ के बाद पहला लोहे का फाटक। उसने धन्यवाद दिया, बैग पीठ पर रखा, प्लास्टिक का थैला अपने बाएं हाथ में पकड़ा और चलने लगी। कच्ची सड़क ऐसी थी जिसे हाल की बारिश ने ट्रक के पहियों के खांचों में छोटे छोटे गड्ढों से भर दिया था। एक लाल मिट्टी जो जूते के तलवों पर चिपक जाती थी और हर कदम को पिछले वाले से थोड़ा भारी बना देती थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, नीम के पेड़ ज्यादा घने होते गए। चुप्पी एक ऐसी थी जिससे वह आदी नहीं थी। बेकरी की सुबह की चुप्पी नहीं, जो अनुपस्थिति की चुप्पी थी, बल्कि चीजों से भरी हुई चुप्पी। पेड़ों की छतों में हवा, दूर के पक्षी, आगे कहीं हवा से हिलती हुई किसी लकड़ी की चीज की चरमराहट। लोहे का फाटक खुला था, बस बंद था। इस तरह से जंग लगा हुआ था जिससे पता चलता था कि वह लंबे समय से ठीक से बंद नहीं हुआ था। इशिता ने उसे धकेला, अंदर गई, आगे बढ़ी। आनंद कुंज कच्ची सड़क के एक हल्के मोड़ पर दिखाई दिया और इशिता रुक गई। खंडहर के अलावा कोई और शब्द नहीं था, लेकिन यह एक निश्चित भव्यता का खंडहर था। उस चीज की भव्यता जो कभी ठोस थी, जो अभी भी अपनी संरचना बनाए रखती है, भले ही उसकी त्वचा छिल रही हो, जो अभी भी याद दिलाती है कि वह क्या थी, भले ही अब वह क्या है। गहरे रंग की लकड़ी का 2 मंजिला घर था, जिसकी ऊपर की मंजिल की बालकनी दाईं ओर गिर गई थी। सड़ी हुई खंभे जो एक और सर्दी नहीं झेल पाए थे। नीचे की मंजिल की खिड़कियों के फ्रेम बरकरार थे, लेकिन शीशे जंग लगी तार की जाली से बदल दिए गए थे, उस हरे रंग के जो समय के साथ भूरे में बदल जाता है। औपनिवेशिक टाइलों की छत के उत्तर पश्चिमी कोने में एक गहरा खाली स्थान था, जहां कुछ टाइलें ढह गई थीं और नीचे की लकड़ी नमी और वर्षों से काली पड़ गई थी। खेत घास में बदल गया था। जहां कभी बगीचा, फल का बगीचा या किसी चीज की खेती होनी थी, वहां कमर तक ऊंची घास और हमलावर बांस के पौधे थे जो दोनों तरफ से आगे बढ़ गए थे, और एक गहरी हरी दीवार बना दी थी जिसने हर दिशा में क्षितिज को बंद कर दिया था। कुआं आंगन के केंद्र में था, पत्थर का एक कुआं जिसमें लकड़ी का ढक्कन था। धातु की बाल्टी एक तरफ पड़ी थी, रस्सी अभी भी कील से बंधी हुई थी। बिजली के तार टेढ़े मेढ़े खंभों के बीच ढीले लटके हुए थे, जो ऐसे कोणों पर झुके हुए थे जो निश्चित रूप से मूल नहीं थे, और तार एक से दूसरे तक ऐसे गुजरते थे जैसे बारिश के बाद भूल गई कपड़े की लाइन हो। इशिता मुख्य दरवाजे के खुलने पर देर तक खड़ी रही। दरवाजा एक ताले से बंद था, जिसे तहसील कार्यालय ने चिट्ठी के साथ एक छोटी चाबी के साथ भेजा था, जो पारदर्शी प्लास्टिक में पैक थी। उसने उसे जेब से निकाला, ताला खोला और दरवाजा एक चरमराहट के साथ खुला जो खाली गलियारे में गूंज गई। उससे जो गंध आई वह फफूंद और पुरानी चीजों की थी। हाल की घुसपैठ की आक्रामक फफूद नहीं, बल्कि कई वर्षों से जमा हुई नमी की हल्की फफूद। उस लकड़ी की जिसने सर्दियों के बाद सर्दी सांस ली थी, बिना खुली खिड़कियों के, उन कपड़ों की जिन्होंने दशकों की स्थिर हवा को सोख लिया था। यह एक ऐसी गंध थी जो फेफड़ों को एक स्वीकारोक्ति की तरह भर देती थी, जो कहती थी यहां जिंदगी इतनी देर रुक गई थी कि उसने अपना ही माहौल बना लिया। मुख्य गलियारे में लकड़ी का फर्श था जो समय के साथ काला पड़ गया था, लेकिन बरकरार था, जिसमें एक सिसाल चटाई थी जो इतनी फट गई थी कि वह चटाई से ज्यादा धागा थी। बाईं ओर एक कमरा था जिसमें एक भारी लकड़ी की डाइनिंग टेबल, 4 कुर्सियां, एक साइड बोर्ड जिसमें एक ऐसा दर्पण था जिसका आधा पारा निकल गया था। दाईं ओर एक रसोई थी जिसमें कास्ट आयरन का लकड़ी का चूल्हा, एक पत्थर का सिंक, लकड़ी की अलमारियां थीं जिनकी सफेद पेंट पपड़ी बनकर निकल रहा था। पीछे ऊपर की मंजिल तक सीढ़ियां थीं। इशिता ने अपना बैग कमरे के फर्श पर रखा, प्लास्टिक का थैला लकड़ी की मेज पर रखा
और एक पल के लिए रसोई के बीच में खड़ी होकर चारों ओर देखने लगी। उसने अनजाने में वही सोचा जो उसके पिता ने वर्षों से, शब्दों से, चुप्पी से, उदासीनता से, उस नजर से जो उस पर से ऐसे गुजरती थी जैसे वह एक बाधा हो न कि एक बेटी, कि वह बहुत कुछ की हकदार नहीं थी, कि वह जितनी लायक थी उससे ज्यादा परेशानी देती थी, कि जिंदगी उसके साथ दयालु नहीं थी और इसलिए उसके साथ भी दयालु नहीं होगी। उसने सोचा कि शायद वह सही था, कि शायद यह उसके लिए उपयुक्त विरासत थी। खंडहर, फफूद, ऊंची घास, एक ऐसे घर की चुप्पी जो बहुत देर तक खाली रहा था, लेकिन वह रुकी रही। जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। उसने पहले दिन जो कुछ कर सकती थी साफ किया, सभी खिड़कियां खोलीं जो खुलती थीं, धूल और सूखी पत्तियां झाड़ू से साफ की जो तार की जाली से अंदर आ गई थीं। रसोई की अलमारी में एक धातु की बाल्टी मिली और कुएं पर गई जिसमें कीचड़ वाला पानी था, लेकिन पानी था। उसने बाल्टी भरी, उसे बसने दिया। एक पुरानी टी शर्ट के कपड़े से छाना, लकड़ी के चूल्हे पर उबाला, जिसे उसने बिक्री से माचिस और आंगन से टहनियों से 40 मिनट की कोशिश के बाद मुश्किल से जलाया। उसने चावल बनाए, खड़े होकर खाए, खिड़की से आंगन को देखती हुई जिसे दोपहर का सूरज किनारे से रोशन कर रहा था। नीचे की मंजिल के कमरे के गद्दे पर कोट को कंबल के रूप में ओढ़कर सोई, जिसमें अभी भी लेवेंडर की गंध थी, सामान्य फफूद के साथ मिली हुई, जैसे किसी ने समय से लेवेंडर से लड़ने की कोशिश की हो। दूसरे दिन उसे मुर्गी का बाड़ा मिला। यह आंगन के पीछे एक लकड़ी की संरचना थी, आंशिक रूप से बांस के पौधों से ढकी हुई थी जो ऊपर और किनारे से उग गए थे, दूर से लगभग अदृश्य थी। वह वहां संयोग से गई, यह समझने की कोशिश कर रही थी कि आंगन की सीमाएं कहां से शुरू होती थीं, और देखने से पहले ही उसने एक धीमी, ऊर्जाहीन मुर्गी की आवाज सुनी। वैसी आवाज जो मुर्गियां तब करती हैं जब वे ठीक नहीं होती, लेकिन फिर भी होती हैं। वहां 3 थीं, पतली, बिखरे पंखों वाली और ऐसी आंखों वाली जिनमें सब कुछ पर संदेह करना सीखा था पहले। एक सफेद पंखों वाली जिस पर भूरे धब्बे थे, एक कारमेल पीली जो मुर्गी के बाड़े के कोने में बैठी थी, एक काली जिस पर गर्दन पर एक सफेद धब्बा था जो जाली तक आई और ईशिता को ऐसी तीव्रता से देखा जो लगभग एक सवाल लग रहा था। वे 3 मुर्गियां एक बंद मुर्गी के बाड़े में 2 महीने तक कैसे जीवित रहीं, ईशिता गणना नहीं कर पाई। वहां एक लकड़ी का फीडर था जिसमें सूखे हुए भोजन के अवशेष थे। एक धातु का पानी पीने का बर्तन पूरी तरह से सूखा था। उन्होंने कैसे खाया था, कैसे पिया था, बिना देखभाल के सर्दी कैसे झेल ली थी, यह एक रहस्य था जिसे बुंदेलखंड का अंदरूनी इलाका खुद रखता है। ईशिता ने पानी पीने वाले बर्तन को कुएं के पानी से भरा, उबला हुआ और ठंडा। रसोई की अलमारी में तलाशा और टूटे हुए मकई का एक बैग मिला जो पुराने रेफ्रिजरेटर के ऊपर पड़ा था, जो अब काम नहीं करता था। उसने फीडर भर दिया। तीनों मुर्गियां उस सावधानी से फीडर के पास आईं जैसे उन्हें सिखाया गया हो कि अच्छी चीजों में आमतौर पर जाल होता है। उन्होंने धीरे धीरे खाया, एक एक करके, हमेशा एक आंख फीडर पर और दूसरी ईशिता पर। उन मुर्गियों में कुछ ऐसा था जिसने उसे इस तरह से छुआ कि वह खुद को भी समझा नहीं पाई। उनकी जिद, उनका कोई स्पष्ट उद्देश्य न होने के बावजूद जीवित रहना, सिर्फ जीवित रहने के अलावा यह तथ्य कि वे उस बंद मुर्गी के बाड़े में ही रही थीं, मरने या गायब होने के बजाय, सिर्फ इसलिए कि वे उस प्रकार की चीजें थीं जो हार नहीं मानती। वह इस अजीब एहसास के साथ अंदर लौटी कि उसने कुछ महत्वपूर्ण किया था, स्मारकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं, ऐसा नहीं जो दुनिया को बदल देगा, बल्कि उस तरह से महत्वपूर्ण जिस तरह से देखभाल के बुनियादी इशारे महत्वपूर्ण होते हैं। पानी देना, खाना देना, यह देखना कि कोई जीवित है। अगले कुछ दिनों में उसने एक दिनचर्या स्थापित की। सुबह मुर्गियों की देखभाल करना, लकड़ी के चूल्हे में आग जलाना, नाश्ता तैयार करना, फिर हर दिन एक कमरा साफ करना, झाड़ू लगाना, लकड़ी पर गीले कपड़े से पोंछना, हवा आने के लिए खिड़कियां खोलना, दोपहर में इलाके की खोज करना, यह समझने की कोशिश करना कि ऊंची घास और हमलावर बांस के पौधों से परे क्या था। रात में गलियारे की शेल्फ पर जो कुछ भी था उसे पढ़ना, कुछ पुरानी किताबें, 80 के दशक की सिलेक्शंस, पत्रिकाओं का एक अधूरा संग्रह, 1976 का बुंदेलखंड का एक पंचांग। 5वें दिन उसने नीचे की मंजिल के पीछे वाले कमरे की खिड़की खोलने की कोशिश करने का फैसला किया, जो इस तरह से जाम थी कि वह सिर्फ घिसाव से ज्यादा लगती थी, जैसे अंदर से कुछ सीख रहा हो। उसने ढकेला, वह नहीं झुकी। उसने फ्रेम के ऊपरी हिस्से से कोशिश की, किनारे से कोशिश की, दूसरे कोण से कोशिश करने के लिए एक कदम पीछे हट गई। दाहिना पैर धंस गया, पूरी तरह से नहीं, वह गिरी नहीं, यह अचानक धंस जाना ज्यादा था।
ऐसा जिससे दिल तेज धड़कने लगता है इससे पहले कि दिमाग यह समझ पाए कि क्या हो रहा है। फर्श की लकड़ी पेंट के नीचे सड़ी हुई थी, जो अभी भी बरकरार थी, और उसके वजन के नीचे लगभग 30 वर्ग सेंटीमीटर का एक छेद खुल गया, जिसमें सामान्य फर्श के नीचे की उम्मीद के खालीपन के बजाय एक गहरा, सामान्य से ज्यादा गहरा खुलापन दिखाई दिया, जिसमें नीचे की ओर एक देहाती लकड़ी की सीढ़ी थी। इशिता देर तक छेद को देखती रही, उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। फिर उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, टॉर्च चालू की और नीचे उतर गई। तहखाने की दीवारें कच्ची पत्थर की थीं और फर्श कच्ची मिट्टी का था, और अंदर की हवा घर की हवा से अलग थी, ज्यादा ठंडी, ज्यादा सूखी, जैसे समय उस तरह से नहीं घूमता था जैसे ऊपर की दुनिया में घूमता है। छत नीची थी, जिससे इशिता को थोड़ा झुककर रहना पड़ा। सीढ़ी में 6 सीढ़ियां थीं और वह कमरे के केंद्र में समाप्त होती थी, और इशिता ने मोबाइल उठाया और टॉर्च एक छाप में रोशन हुई। तहखाने के केंद्र में एक फीके नीले रंग की ट्रक की तिरपाल से ढकी हुई थी, जिसे सिसाल की रस्सियों से बांधा गया था, जिन्हें समय ने तार जितना कठोर बना दिया था। वहां एक आयताकार संरचना थी जो उपलब्ध स्थान का अधिकांश हिस्सा घेरती थी। वह बड़ी थी, 2 मीटर लंबी, शायद 5 मीटर ऊंची। उसकी आकृति सावधानी से ढेर की गई चीजों जैसी थी। इशिता तिरपाल के पास गई। उसने सिसाल की रस्सियों को खोलने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत कठोर थीं। वर्षों की नमी और तनाव ने उन्हें लगभग खनिज में बदल दिया था। वह ऊपर गई, रसोई में गई, रसोई की चाकू निकाली जो उसे दराज में मिली थी, और वापस नीचे उतर गई। उसने एक एक करके रस्सियां काटीं। वे 5 थीं, तिरपाल के साथ नियमित अंतराल पर बंधी हुई थीं, गांठों के साथ जो शारीरिक श्रम के आदी व्यक्ति के हाथों का पता देती थीं। सही, मजबूत गांठें, ऐसी जो फिसलती नहीं थीं। उसने तिरपाल खींचा। वह एक तरफ गिर गई, नीचे जो कुछ भी था उसे उजागर करते हुए, और इशिता देर तक देखती रही, जिसे वह माप नहीं पाई। वे चित्र थे, लिनन के कैनवस पर तेल चित्रकलाएं और महोगनी की लकड़ी के फ्रेम में जड़ी हुई थीं। वह बाद में उनकी गंध और फ्रेम के गहरे रंग से पहचान लेगी। हर कैनवस व्यक्तिगत रूप से मोम लगे सूती कपड़े में लपेटा हुआ था। समय के साथ पीला पड़ गया था, लेकिन अपने कार्य में बरकरार था, और वे इतनी सटीकता और देखभाल के साथ ढेर किए गए थे, जो ऐसे व्यक्ति की बात करते थे जिसने संरक्षण के हर विवरण के बारे में सोचा था। सबसे बड़े कैनवस नीचे, छोटे ऊपर, सभी एक ही तरफ मुड़े हुए, सभी फ्रेम के कोनों में सुरक्षा के साथ, जहां प्रभाव से नुकसान हो सकता था। इशिता ने सबसे ऊपर का सबसे छोटा कैनवस उठाया और सावधानी से कपड़ा खोलना शुरू किया। जो चित्र दिखाई दिया वह बुंदेलखंड के अंदरूनी इलाके का एक परिदृश्य था। पृष्ठभूमि में बरगद के पेड़ों के साथ एक खुला मैदान, अग्रभूमि में एक कांटेदार तार की बाड़, और दूर एक बच्चे की आकृति दौड़ रही थी, इतनी छोटी कि पहचानने योग्य विशेषताएं न हो, लेकिन इतनी बड़ी कि वह निस्संदेह गति में एक बच्चा हो, उस विशेष हल्कीपन के साथ जिसने अभी चलना नहीं सीखा था जब वह दौड़ सकता था। चित्र की रोशनी असंभव थी। यह उन कार्यों में से एक था जहां प्रकाश किसी पहचाने जाने योग्य स्रोत से नहीं आता था, बल्कि खुद कैनवस के भीतर से निकलता हुआ लगता था, जैसे चित्रकार ने स्याही को सूरज को संरक्षित करने का एक तरीका खोज लिया था। मैदान का पीलापन, नीम के पेड़ों का गहरा हरा, शाम के बुंदेलखंडी आकाश का विशेष नीला, हर चीज में एक ऐसी चमक थी जो गर्मी की याद दिलाती थी, न कि खुद गर्मी की। निचले दाहिने कोने में पतले ब्रश से छोटे अक्षरों में ए. शर्मा 1978। उसने कैनवस को एक तरफ रखा और अगला उठाया। पत्थरों वाली एक नदी, जिसमें एक लड़का पीट करके मछली पकड़ रहा था। वही असंभव रोशनी, वही हस्ताक्षर, ए. शर्मा 1982। अगला, बच्चे मिट्टी के आंगन में खेल रहे थे। एक छुपन छुपाई का खेल ठीक उसी पल में कैद किया गया जब एक बच्चा दूसरे को छूने के लिए हाथ बढ़ा रहा था। ए. शर्मा 1975। अगला, एक बालकनी जिसमें एक महिला पीठ करके बैठी थी, नीम के पेड़ों के क्षितिज को देखते हुए, हाथ में एक कप कॉफी। शर्मा 1971। इशिता ने एक एक करके धीरे धीरे खोला, हर कैनवस को मोबाइल की टॉर्च से रोशन करते हुए, फिर उसी सावधानी से एक तरफ रखते हुए जैसे उन्हें पैक किया गया था। तहखाना पत्थर की दीवारों से सटी हुई पेंटिंग्स से भरता जा रहा था, और मोबाइल की टॉर्च उन छवियों को एक एक करके रोशन करती जा रही थी जैसे वे स्लाइड हों। पूरी जिंदगी स्याही पर लिनन में दर्ज, बुंदेलखंड के अंदरूनी इलाके की एक स्मृति जिसे किसी ने ऐसी भक्ति के साथ संजोया था जो पवित्रता के करीब थी। जब ढेर समाप्त हुआ
तो उसने 43 कैनवस गिने थे। 1971 से 1989 तक की 43 तेल चित्रकलाएं। एक आदमी के 18 साल का काम जिसने चुपचाप पेंटिंग की थी, जिसे किसी ने पेंटिंग करते हुए नहीं देखा था, जिसने हर कृति को उस सटीकता के साथ संजोया था, जो जानता है कि जो चीज वह संजो रहा है उसका मूल्य क्या है, भले ही दुनिया अभी तक न जानती हो। शर्मा, अर्जुन शर्मा। दादाजी, जिन्हें वह मुश्किल से जानती थी, दशकों से चित्रकार थे और किसी को नहीं पता था। इशिता तहखाने की मिट्टी के फर्श पर देर तक बैठी रही, चारों ओर रखी 43 कैनवस को देखती रही। मोबाइल की टॉर्च पत्थर की दीवारों पर परछाइयां डाल रही थी। हवा में मिट्टी और पुरानी स्याही और मोम लगे सूती कपड़े और उस महोगनी की लकड़ी की गंध थी जो नहीं सड़ती। वह उस घर के सबसे गहरे और सबसे अंधेरे स्थान पर थी और यह उसकी जिंदगी में मिली सबसे सुंदर जगह थी। लेकिन पेंटिंग्स ही सब कुछ नहीं थीं। पत्थर की दीवार से सटा हुआ चित्रों की आखिरी पंक्ति के पीछे एक आयताकार टिन का डिब्बा था, वैसा जिसमें पुराने समय में बिस्कुट रखे जाते थे, जिसका ढक्कन दबाव से फिट होता था। बाहर का पेंट पूरी तरह से छिल गया था, नीचे की चांदी जैसी धातु को उजागर करते हुए। इशिता ने उसे तभी देखा जब वह आखिरी चित्र को एक तरफ रखने गई और वह डिब्बा वहीं था, कलाकृतियों के बीच छोटा और साधारण, जैसे उस तहखाने में सबसे कम महत्वपूर्ण चीज हो, जबकि वास्तव में वह सबसे महत्वपूर्ण थी। उसने डिब्बा उठाया। वह जितना उसका आकार बताता था उससे ज्यादा भारी था। ढक्कन एक हल्की आवाज के साथ खुला। वर्षों का निर्वात टूट गया। अंदर 3 मुड़ी हुई चिट्ठियां थीं, किनारों पर छोटे फूलों वाले लेटर पेपर पर लिखी हुई थीं, वैसे कागज जो 80 और 90 के दशक में छोटे शहर की स्टेशनरी की दुकानों में मिलते थे। सामने उसी मोटी लिखावट में संबोधित मेरी प्यारी इशिता ने उन शब्दों को देर तक देखा। प्यारी, वह उपनाम जिसे सिर्फ दादाजी ने पतंग वाली उस अकेली दोपहर में इस्तेमाल किया था जब वह 6 साल की थी। वह उपनाम जिसे वह पूरी तरह से भूल गई थी, लेकिन जिसे लिखा हुआ देखकर उसे ऐसा लगा जैसे वह कभी भूली ही नहीं थी। वे 14 चिट्ठियां थीं। उसने उन्हें डिब्बे से सावधानी से निकाला, यह सुनिश्चित किया कि हर एक मुड़ी हुई और बरकरार थी, और वापस तहखाने की मिट्टी के फर्श पर बैठ गई। उसने पहली चिट्ठी से शुरुआत की, जिसके ऊपर वह तारीख थी जब वह 8 साल की थी। अक्षर बड़े और अनियमित थे, एक ऐसे आदमी के जिसने संवाद करने के लिए लिखना सीखा था ना, कि भव्यता के लिए। कुछ शब्दों को असामान्य तरीकों से जोड़ा गया था। अल्पविराम कभी कभी गलत जगह पर होते थे। लिखावट वाक्यों की शुरुआत में ज्यादा दबाव डालती थी और अंत में ढीली पड़ जाती थी, जैसे वाक्य की तात्कालिकता लिखे जाने के साथ कम होती जाती हो। मेरी प्यारी, चिट्ठी शुरू होती थी, तुम्हारा पिता मुझे तुमसे मिलने नहीं देता, लेकिन मैं तुम्हें हर उस चीज में देखता हूं जो मैं पेंट करता हूं। जब तुम बड़ी हो जाओगी और दुनिया तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करेगी और करेगी, क्योंकि यह सबके साथ करती है, तो यहां आना। मैंने 40 साल में जो सबसे सुंदर चीज बनाई है वह तुम्हारे लिए संजो कर रखी है। यह तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। इशिता उन शब्दों को देखती रही जब तक कि मोबाइल की टॉर्च एक बार चमकी। बैटरी कम होने की चेतावनी। उसने दूसरी चिट्ठी पढ़ी। यह तब की थी जब वह 10 साल की थी। अर्जुन ने लिखा था कि उसने डाक से एक उपहार भेजने की कोशिश की थी, लेकिन बेटे ने बिना खोले ही पार्सल वापस कर दिया था। कि उसने कुछ बार फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन नंबर बदल गया था। कि वह एक नई पेंटिंग बना रहा था, नदी में खेलते हुए बच्चों का एक दृश्य, और उसने एक कोने में एक गहरे बालों वाली लड़की को रखा था, क्योंकि उसे किसी ऐसे की जरूरत थी जो उसे यह याद दिलाए कि जारी रखने का एक कारण था। तीसरी चिट्ठी तब की थी जब वह 12 साल की थी। अर्जुन ने लिखा था कि वह डॉक्टर के लिए नजदीकी शहर गया था और उसका दिल ऐसे संकेत दे रहा था जो उसे ज्यादा पसंद नहीं थे, लेकिन अभी भी पेंट करने के लिए कैनवस थे और इसलिए समय नहीं आया था। उसने यह भी लिखा था कि उसने उस साल 30 फलदार पेड़ों का एक बगीचा लगाया था, कि जब फूल आते थे तो खेत सुंदर लगता था, और कभी कभी दोपहर में उन फूलों को देखते हुए वह खुद को एक दिन यह सब उसे दिखाते हुए कल्पना करता था। चौथी चिट्ठी छोटी थी, तब की जब वह 14 साल की थी। इसमें बस इतना लिखा था, पेंटिंग करते रहो, भले ही सिर्फ अपने दिमाग में। जो तुम अपने अंदर रखती हो वह उस चीज से ज्यादा मायने रखता है जो तुम बाहर दिखाती हो। पांचवी चिट्ठी लंबी थी, तब की जब वह 15 साल की थी। अर्जुन ने वसीयत के बारे में एक वकील से सलाह ली थी। उसने बैठक का इतनी विस्तार से वर्णन किया कि पता चलता था कि यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव था। युवा वकील जिसने उससे मुलाकात की, छत पर पंखे वाला कमरा जो धीरे धीरे घूमता था, दूसरी कमरे से आती कॉफी की गंध। उसने कहा कि उसने सब कुछ दस्तावेजित करवा दिया था,
कि उसने सुनिश्चित किया था कि यह सही तरीके से किया गया था, कि उसने वकील से सब कुछ तहसील कार्यालय में रखने के लिए कहा था ताकि कोई संदेह न रहे। तुम्हारा पिता विरोध करेगा, अर्जुन ने लिखा, लेकिन मैंने तैयारी की है क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो मैं चाहता हूं कि तुम यहां आओ और सब कुछ तैयार पाओ। छठी चिट्ठी तब की थी जब वह 16 साल की थी। अर्जुन ने लिखा था कि उसने 43वां कैनवस पूरा कर लिया था और उसने वहीं रुकने का फैसला किया था। 43 उसने लिखा था, तुम्हारी मां को खोने के बाद मेरे जीने के हर साल के लिए, जब वह 7 साल की थी, हर उस साल के लिए जब मैंने पेंटिंग की बिना तुम्हें दिखा पाए, वे सभी संजोकर रखे गए हैं। वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। 7वीं चिट्ठी तब की थी जब वह 17 साल की थी। अर्जुन ने सर्दी के बारे में लिखा था, पेड़ों पर बर्फ के साथ बरगद के पेड़ों के बारे में, खेत की चुप्पी के बारे में, जो उस तरह की चुप्पी थी जिसे उसने पसंद करना सीख लिया था लेकिन कभी कभी भारी पड़ती थी। उसने लिखा था कि उसने एक पड़ोसी, एक निश्चित कांता देवी को खरीदारी में मदद करने के लिए काम पर रखा था और वह अच्छी इंसान थी, ऐसी जो दूसरों के स्थान का सम्मान करती थी। उसने लिखा था कि दिल ज्यादा खराब हो रहा था लेकिन अभी भी समय था। 8वीं चिट्ठी तब की थी जब वह 18 साल की थी। उसकी मृत्यु से 2 महीने पहले की तारीख से लिखी गई थी। लिखावट पिछली चिट्ठियों की तुलना में ज्यादा कांपती हुई थी। पंक्तियां कम नियमित थीं। कुछ शब्द जहां हाथ कांपा था वहां सिकुड़ गए थे, लेकिन वह पूरी थी, सुसंगत थी, हर शब्द सही जगह पर था। अर्जुन ने लिखा था कि उसे नहीं पता था कि वह अगली सर्दी तक पहुंच पाएगा या नहीं, कि तहसील कार्यालय में वसीयत के साथ एक मेडिकल रिपोर्ट रखी थी जो हस्ताक्षर की तारीख को उसकी पूरी मानसिक क्षमता को प्रमाणित करती थी, क्योंकि उसे बताया गया था कि इसकी जरूरत होगी। तुम्हारा पर चाचा नरेश कोशिश करेगा। उसने उस सीधी बात के साथ लिखा जिसने इस विषय पर बहुत कुछ सोचा था। वह हमेशा ऐसा ही रहा है, लेकिन मैंने तैयारी की है। तुम जीतोगी, मजबूत रहना। और 8वीं चिट्ठी की आखिरी पंक्ति में एक ऐसी लिखावट में जिसे लिखने में प्रयास लगा हो, मेरी प्यारी, तुम हमेशा इस परिवार में हुई सबसे अच्छी चीज रही हो। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें यह सिर्फ चिट्ठी में ही बता पाया। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं चिट्ठियां अलग अलग समय की थीं, अलग अलग उम्र की, आनंद कुंज की अलग अलग सर्दियां और गर्मियां, सभी मेरी प्यारी को संबोधित थीं। सभी में एक ऐसे जीवन का एक टुकड़ा था जिसे इस जागरूकता के साथ जिया गया था कि कहीं कोई ऐसा था जिसे यह जानना होगा कि उसे प्यार किया गया था। इशिता ने तहखाने की मिट्टी के फर्श पर बैठी हुई 14 चिट्ठियां पढ़ी। मोबाइल की टॉर्च कभी कभी चमकती हुई, बिना रुके, घड़ी देखे बिना, उस कामपति लिखावट वाले आदमी के शब्दों के अलावा और कुछ सोचे बिना, जिसने दशकों तक उसके लिए सब कुछ संजो कर रखा था। जब रोना आया, वह दर्द का नहीं था। यह एक ऐसी चीज का था जिसका उसके पास कोई नाम नहीं था, कुछ ऐसा जो पहचान और अपनेपन के बीच था। यह एहसास कि दुनिया में कोई ऐसा था जिसने उसे देखा था जब वह खुद को भी नहीं देख पाती थी, जिसने देखने के इस कार्य के सबूत को उसी सटीकता के साथ संजोया था जैसे वह पेंटिंग्स संजोता था, जिसने उस तहखाने को एक समय कक्ष के रूप में छोड़ा था, विशेष रूप से उस पल के लिए जब उसे अंदर जाने की जरूरत होगी। दादाजी, जिन्हें वह मुश्किल से जानती थी, उन्होंने उसे दशकों तक दूर से, चुपचाप, जिस तरह से वह कर सकते थे, प्यार किया था और सबूत छोड़ गए थे। इशिता तहखाने से थोड़ी देर बाद ऊपर आई जिसे वह माप नहीं पाई। घर अंधेरा था। दोपहर नीचे रहते हुए रात में बदल गई थी। उसने सिर्फ रोशनी के लिए लकड़ी के चूल्हे में आग जलाई, रसोई की कुर्सी पर बैठी और देर तक आग को देखती रही। तहखाने में 43 पेंटिंग्स थीं और बिस्कुट के डिब्बे में 14 चिट्ठियां थीं और तहसील कार्यालय में एक वसीयत और एक मनोरोग रिपोर्ट थी और एक दादाजी थे जो 2 महीने पहले झांसी के एक अस्पताल में अकेले मर गए थे, बिना व्यक्तिगत रूप से यह बता पाए कि उन्होंने 12 वर्षों में कागज पर क्या कहा था। वह ऐसे ही बैठी रही जब तक आग धीमी नहीं हो गई। फिर उसने चूल्हा बंद किया, कमरे में गई, लेवेंडर और फफूद की गंध वाले गद्दे पर लेट गई और एक गहरी नींद में सोई जो बिना सपनों के 10 घंटे तक चली। इतने समय में यह पहली ऐसी नींद थी। अगली सुबह वह पुरानी बाल्टी से मुर्गियों को पानी देने गई। काली मुर्गी जिस पर सफेद धब्बा था, वह हमेशा की तरह उसके पास आई। उसे उसी विशेष तीव्रता से देखा। इशिता ने उसे वापस देखा। मुझे भी नहीं पता क्या करना है, उसने मुर्गी से ऊंची आवाज में कहा, क्योंकि सुनने वाला और कोई नहीं था। मुर्गी एक बार कुकड़ू कूकी और फीडर की ओर चली गई। इशिता अंदर कॉफी बनाने गई। कांता देवी गुरुवार की सुबह फाटक पर एक डिब्बा घर के बने मीठे दही के साथ आई और उस निश्चित प्रवृत्ति के साथ जो जानती है कि किसी को कब साथ की जरूरत है, लेकिन वह मांगेगा नहीं।
वह 67 साल की थी। सफेद बाल ढीले जूड़े में बंधे थे जो किनारों से लटें छोड़ते थे। सूरजमुखी के पैटर्न वाला एक सूती एप्रन जो स्थायी लगता था। इशिता उसे कभी एप्रन के बिना नहीं देखेगी। वह 40 साल से पड़ोसी खेत में रहती थी। वह युवावस्था में अपने पति के साथ दूसरे राज्य से आई थी जो 10 साल पहले मर गए थे। वह अर्जुन शर्मा को अलगाव से पहले से जानती थी, जब वह अभी भी शनिवार की प्रार्थना के लिए शहर जाते थे, इससे पहले कि बेटे ने संबंध तोड़े और खेत एक द्वीप बन गया। मुझे पता था कि उनकी एक पोती है, कांता देवी ने लकड़ी की मेज पर बैठी हुई कहा, इशिता द्वारा बनाई गई कॉफी की कप पकड़े हुए, चारों ओर देखते हुए, एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ जिसमें उदासी और संतुष्टि मिली हुई थी। रसोई को फिर से इस्तेमाल होते देखकर वह कभी कभी बात करते थे, ज्यादा नहीं। अर्जुन जी ज्यादा बोलने वाले आदमी नहीं थे, लेकिन जब बात करते थे तो इशिता के बारे में होती थी। वह वही थी जिसने अर्जुन की मृत्यु के बाद महीनों तक, जब संपत्ति खाली रही थी, तो मुर्गियों को दाना दिया था। उसके पास मुर्गी के बाड़े की चाबी ठीक इसी कारण से थी। वह वही थी जिसने एम्बुलेंस बुलाई थी जब पड़ोसी आखिरी बार अस्पताल गया था, क्योंकि अर्जुन ने सुबह 2 बजे अपनी खिड़की खटखटाई थी, उस हाथ से जिसे वह हिला सकता था, और उसने बिना पूछे फोन किया था। वह अंत तक होश में थे। कांता देवी ने उस दृढ़ता के साथ कहा जो किसी ऐसे तथ्य को स्थापित कर रहा हो जिसे दोहराने की जरूरत पड़ सकती है, पूरी तरह से होश में। मैं वहां थी, मैंने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए थे। इशिता ने तहखाने, पेंटिंग्स, चिट्ठियों के बारे में बताया। कांता देवी ने बिना टोके सब कुछ सुना, अपने हाथों को कप के चारों ओर लपेटे हुए, और जब इशिता ने समाप्त किया तो उसने बस इतना कहा, मुझे पता था कि वहां कुछ नीचे है। वह मुझे कभी पीछे वाला कमरा साफ करने नहीं देते थे। और फिर जैसे कुछ याद आया हो, कांता देवी अपनी कपड़े की थैली तक गईं जो उन्होंने बगल की कुर्सी पर छोड़ी थी, एक भूरे कागज का लिफाफा निकाला और मेज पर रख दिया। मैंने पिछले साल पेंटिंग्स की तस्वीरें ली थीं, जब वह अभी भी ठीक थे। उन्होंने मुझसे लेने के लिए कहा था कि एक रिकॉर्ड होना चाहिए। मैंने अपने पोते के उस छोटे मोबाइल से ली थी जो उसने मुझे सिखाया था। 22 तस्वीरें निकलीं। इशिता ने लिफाफा खोला। तस्वीरें एक दवा की दुकान में फोटोग्राफिक कागज पर छापी गई थीं। हल्की दानेदार, रंग थोड़े ज्यादा संतृप्त, लेकिन पहचानने योग्य। तहखाने में फोटोग्राफ की गई 43 कैनवस में से 22 तस्वीरें, हर तस्वीर के पीछे बॉल पॉइंट पेन से लिखी तारीख के साथ मार्च 2023। इशिता ने देर तक तस्वीरें देखी, फिर उसने कांता देवी को देखा। धन्यवाद, उसने कहा। कांता देवी ने उसे ऐसे महसूस किया जैसे यह दुनिया की सबसे सामान्य बात हो। नीलाम करने वाले का नाम रविकांत शुक्ला था। वह 53 साल का था। ग्रे सूट और सफेद बाल इतनी सटीकता से कटे हुए थे जैसे कोई उपस्थिति को काम का उपकरण मानता हो। वह मंगलवार दोपहर एक काले रंग की सेडान कार में झांसी की प्लेट के साथ खेत पर पहुंचा। घर को एक सावधानी से तटस्थ अभिव्यक्ति के साथ देखा, जिसे इशिता ने बाद में सीखा कि यह उस व्यक्ति की विशेष अभिव्यक्ति थी जो नहीं चाहता कि कोई यह समझे कि वह कितना दिलचस्पी रखता है। उसे झांसी के तहसील कार्यालय ने सुझाया था, जिसने बदले में एक वकील को सुझाया था, जिसने बदले में कला विशेषज्ञ डॉ. रीना वर्मा को सुझाया था। 42 साल की, छोटे बाल, वस्तुनिष्ठ आवाज, जो अगले हफ्ते एक मंगलवार को एक चमड़े के फाइल और एक फोटोग्राफी उपकरण के साथ आई, जिसे इशिता ने उसके हैंडलिंग के तरीके से महंगा समझा। डॉ. रीना वर्मा अकेले तहखाने में गईं। इशिता से कहा कि अभी चित्रों को न छुए और 3 घंटे तक वहीं रही। इशिता रसोई में कांता देवी के साथ बैठी रही, जो ठीक समय पर मिलने आई थी जैसा कि उसकी आदत थी, और दोनों ने चुपचाप कॉफी पी, जबकि गलियारे में पेंडुलम घड़ी उस सूखी और नियमित आवाज के साथ समय बता रही थी जिसका बुंदेलखंड का अंदरूनी इलाका दुनिया के अभी भी घूमने की पुष्टि के लिए इस्तेमाल करता था। जब डॉ. रीना वर्मा तहखाने से ऊपर आईं तो उन्होंने अपना चश्मा उतारा, फाइल से एक कपड़े से लेंस साफ किए और उस आवाज में कहा जो लोगों की जिंदगी बदलने वाली चीजों की घोषणा करने की आदी हो। अर्जुन शर्मा की कृतियां 1971 से 1989 की अवधि। बुंदेलखंड के क्षेत्रीय कलाकार 80 के दशक में 3 बार झांसी संग्रहालय में प्रदर्शित हुए। एक विशेष आलोचनात्मक वर्ग द्वारा मान्यता प्राप्त, लेकिन कभी व्यापक रूप से व्यावसायिक नहीं हुए। 1990 में एक स्वास्थ्य समस्या के बाद विस्मृति में चले गए। हाल के वर्षों में बुंदेलखंड की क्षेत्रीय कला में बढ़ती रुचि है, और यह तथ्य कि यह संग्रह कभी बाजार में नहीं आया, कभी सूचीबद्ध नहीं हुआ,
व्यावसायिक दृष्टिकोण से लगभग अछूता है। इसका मूल्य है। उसने फाइल खोली, एक टाइप किया हुआ दस्तावेज निकाला, मेज पर रखा। 43 कृतियों के संग्रह का प्रारंभिक मूल्यांकन 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 60 लाख तक, नीलामी के प्रकार और बिक्री के समय के आधार पर। गलियारे में पेंडुलम घड़ी ने अपनी सूखी आवाज निकाली। कांता देवी ने कॉफी की कप को अत्यधिक सावधानी से मेज पर रखा। इशिता देर तक कागज पर लिखे अंकों को देखती रही। 1 करोड़ 60 लाख। वह बुंदेलखंड में 40 रुपये जेब में लेकर आई थी। हरा बैग अभी भी कमरे के हुक पर लटका हुआ था। मुर्गियां मुर्गी के बाड़े में थीं। आंगन में घास अभी भी कमर तक ऊंची थी और एक तहखाने में 43 पेंटिंग्स थीं, जिन्हें एक बूढ़े आदमी ने 18 साल तक चुपचाप बनाया था और इस सावधानी से संजोया था कि एक दिन किसी को उनकी जरूरत होगी। नरेश शर्मा डॉ। रीना वर्मा के मूल्यांकन के 3 हफ्तों बाद एक सोमवार दोपहर को एक घिसे हुए सूट में दिखाई दिए, जो जिंदगी के किसी मोड़ पर अच्छा रहा होगा, लेकिन स्पष्ट रूप से नवीनीकरण के समय से परे था। वह 61 साल का था, कम बाल, 1 मिलीमीटर सीधी रेखा के साथ किनारे पर कंघी किए हुए, जो रोजाना के प्रयास को दर्शाता था, और एक मुस्कान जो हमेशा ऐसी स्थिति में रखी गई लगती थी जो हमेशा कुछ मांगने या बातचीत करने वाली हो। वह इशिता का परचाचा था, अर्जुन का छोटा भाई, जो उसे कुलपति का रिश्तेदार बनाता था, लेकिन वसीयत और कानून द्वारा सीधा वारिस नहीं। लेकिन नरेश एक वकील के साथ आया था, एक युवा आदमी, कुशल अभिव्यक्ति वाला, चमड़े का फाइल डॉ। रीना वर्मा जैसा ही, लेकिन पूरी तरह से अलग अर्थ वाला। तर्क सरल था और अपेक्षित था। अर्जुन की वसीयत शून्य थी, क्योंकि बूढ़ा आदमी जब उसने हस्ताक्षर किए थे तब वह बूढ़ा हो चुका था कि रामोस परिवार की मूल संपत्ति के वारिस के रूप में नरेश को खेत और उसमें मौजूद हर चीज पर अधिकार था, कि मिसालें थीं, दस्तावेजीकरण था। वकील ने 48 घंटे के भीतर एक विवादित इन्वेंट्री के लिए आवेदन दायर किया। न्यायाधीश ने एक ऐसे फैसले में, जिसे न्याय प्रणाली कभी कभी ऐसी गति से देती है जो ऐसा लगता है कि अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन की गई है, इससे पहले कि उसे पलटा जा सके, एक अंतरिम आदेश दिया, प्रक्रिया चलने तक चित्रों के किसी भी अलगाव को निलंबित करते हुए। 43 कैनवस बेचे नहीं जा सकते थे। नीलामी निलंबित कर दी गई थी और इशिता के पास वकील के लिए पैसे नहीं थे। वह उसी बिंदु पर वापस आ गई थी, बिना पैसे के, बिना स्पष्ट समाधान के, बुंदेलखंड के अंदरूनी इलाके में, एक खंडहर घर में। इस अंतर के साथ कि अब उसके चारों ओर एक विशेष धन था जिसे वह छू नहीं सकती थी। वह मुर्गी के बाड़े के कमरे के बाद सबसे लंबी रात थी। इशिता बालकनी पर बैठी, जो तरफ अभी भी खड़ी थी, और नीम के पेड़ों को देखती रही। पेड़ों की छतों में हवा एक ऐसी आवाज करती थी जिसे उसने बरगद के पेड़ों की विशेष आवाज के रूप में पहचानना सीख लिया था। अन्य पेड़ों में हवा से ज्यादा सूखी, ज्यादा ऊंची। बुंदेलखंड के अंदरूनी इलाके के तारे एक ऐसे प्रकार के होते हैं जिसे शहर पूरी तरह से मिटा देता है। वे बहुत सारे हैं, वे साफा हैं, वे ऐसे प्रकार के हैं जो आपको यह समझने में मदद करते हैं कि लोग कैलेंडर से पहले उन्हें क्यों देखते थे। उसने दादाजी की चिट्ठियों के बारे में सोचा, 8वीं चिट्ठी की विशेष पंक्ति के बारे में सोचा, तुम्हारा पर चाचा नरेश कोशिश करेगा, लेकिन मैंने तैयारी की है, तुम जीतोगी, मजबूत रहना। अर्जुन ने ठीक उसी की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने ठीक उसी की तैयारी की थी। सवाल यह था, क्या उन्होंने पर्याप्त तैयारी की थी? अगली सुबह इशिता कांता देवी के घर गई। एडवोकेट प्रकाश गुप्ता 69 साल के थे। उन्होंने 5 साल पहले वकालत से संन्यास ले लिया था और आदतन एक कार्यालय में दिन बिताते थे, जिसे वह अभी भी बनाए रखते थे। कानून की किताबों वाली शेल्फ, महोगनी की डेस्क, स्थायी कॉफी का कप, डेस्क फैन, जो बुंदेलखंड के अंदरूनी इलाके की हवा को एक आश्वस्त करने वाली नियमितता के साथ प्रसारित करता था। कांता देवी ने उसे पिछली रात फोन किया था और जब इशिता सुबह 10 बजे पहुंची तो वह पहले से ही मेज पर कोहनियां टिकाए उसका इंतजार कर रहा था, और एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ जिसमें उदासी और दृढ़ संकल्प मिला हुआ था। उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति जो वफादारी के लिए कुछ करने वाला हो, न कि गणना के लिए। मैं अर्जुन से 1978 में मिला था, प्रकाश ने बिना किसी भूमिका के कहा। उन्होंने उस साल 12वां कैनवस पूरा कर लिया था। उन्होंने मुझे ऐसे दिखाया जैसे वह मुझे एक बच्चा दिखा रहे हों, उस शांत गर्व के साथ जो उन लोगों में होता है जो अच्छी चीजें करते हैं लेकिन सामने आना पसंद नहीं करते। थोड़ा रुका। उन्होंने मुझे कुछ साल पहले तुम्हारे बारे में बताया था कि एक पोती थी जिसके लिए उन्होंने इंतजाम किए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर जरूरत हो तो उपलब्ध रहूं। उन्होंने एक फाइल खोली जो डेस्क पर थी। वसीयत वैध है।
तहसील कार्यालय में 3 साल पहले जमा किया गया एक दूसरा दस्तावेज है। अर्जुन का हस्तलिखित बयान पोती को सब कुछ छोड़ने के पीछे की प्रेरणा का विस्तार से वर्णन करता है। साथ में झांसी के एक सरकारी अस्पताल के डॉ. मनोज सिंह द्वारा हस्ताक्षरित मनोरोग रिपोर्ट, जो हस्ताक्षर की तारीख को पूरी मानसिक क्षमता को प्रमाणित करती है। प्रकाश ने दस्तावेजों पर उंगलियां रखीं, उस तरह से जैसे कोई जानता हो कि हर दस्तावेज का ठीक ठीक क्या अर्थ है। मानसिक क्षमता दस्तावेजित, प्रेरणा दस्तावेजित, कार्य में पहचान किए गए गवाह। यह एक ऐसी वसीयत है जिसे चुनौती झेलने के लिए बनाया गया था। इशिता सुनती रही। इसके अलावा प्रकाश ने जारी रखा, पिछले साल मार्च में कांता देवी द्वारा ली गई पेंटिंग्स की तस्वीरें, 22 तस्वीरें जिनके पीछे तारीख छपी हुई है, यह साबित करती हैं कि अर्जुन की मृत्यु से पहले और नरेश के किसी भी कार्य से पहले कृतियां खेत पर थीं, जो किसी भी तर्क को अमान्य कर देता है कि उन्हें अर्जुन की मृत्यु के बाद पेश किया गया था। उन्होंने फाइल बंद की। मैं तुम्हें बिना किसी अग्रिम शुल्क के बचाऊंगा, अर्जुन के प्रति वफादारी के लिए, जो 45 साल तक मेरा दोस्त था। थोड़ा रुका, और क्योंकि नरेश शर्मा ठीक उसी प्रकार का व्यक्ति है जिसे इस तरह का मुकदमा नहीं जीतना चाहिए। इशिता ने एक पल के लिए सेवानिवृत्त वकील को देखा। क्यों नहीं जीत सकता? उसने पूछा। एडवोकेट प्रकाश गुप्ता ने एक छोटी सी मुस्कान दी, उस तरह की जो वकीलों में होती है जब जवाब सरल लेकिन महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर वह जीत सकता तो हर वैध वारिस किसी भी रिश्तेदार के विम के अधीन होता जो बुढ़ापे की कहानी लेकर आता है। कानून ऐसे काम नहीं करता, और अर्जुन बहुत सावधान थे। मुकदमा 68 दिनों तक चला। प्रकाश ने दस्तावेज पेश किए। मनोरोग रिपोर्ट एक ऐसे डॉक्टर की थी जिसके पास 30 साल का अनुभव था और पेशेवर प्रश्न का कोई इतिहास नहीं था। अर्जुन का हस्तलिखित बयान विस्तृत, विशिष्ट था। इतनी स्पष्टता से लिखा गया था कि किसी ने हर शब्द को चुना था। उसने बेटे के साथ लड़ाई की कहानी, पोती से मिलने की असंभवता, सब कुछ दस्तावेजित करने का फैसला ठीक इसी कारण से वर्णित किया क्योंकि वह जानता था कि चुनौती होगी। यह एक बूढ़े आदमी का पाठ नहीं था, यह एक ऐसे आदमी का पाठ था जिसने इस विषय पर वर्षों तक सोचा था। कांता देवी की तस्वीरें, मार्च 2023 की तारीख के साथ, अर्जुन की मृत्यु से पहले और नरेश के किसी भी कार्य से पहले तहखाने में कृतियों की उपस्थिति को साबित करती थीं। नरेश के वकील ने तस्वीरों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाने की कोशिश की, उस डॉक्टर की क्षमता पर सवाल उठाने की कोशिश की जिसने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे। यह तर्क देने की कोशिश की कि प्रकाश और अर्जुन के बीच दोस्ती का रिश्ता प्रक्रिया की निष्पक्षता से समझौता करता था। न्यायाधीश ने हर तर्क को इतनी संक्षिप्तता से खारिज कर दिया कि यह दर्शाता था कि उन्होंने उन्हें अपर्याप्त माना था। 68वें दिन न्यायाधीश ने मुकदमा समाप्त कर दिया। वसीयत वैध, इशिता शर्मा वैध वारिस, नरेश शर्मा लागत का भुगतान करने का दोषी ठहराया गया और दुर्भावनापूर्ण मुकदमेबाजी की जांच के लिए भेजा गया। नरेश बिना किसी को देखे सुनवाई से बाहर निकला, बगल में वकील के साथ घिसा हुआ सूट, हफ्तों के वजन से और भी घिसा हुआ, और मुस्कान जो हमेशा बातचीत की स्थिति में रखी गई लगती थी, पहली बार पूरी तरह से अनुपस्थित थी। इशिता सुनवाई की कुर्सी पर एक पल के लिए बैठी रही जब कमरा खाली हो रहा था। प्रकाश ने दस्तावेजों का फाइल अपने बैग में रखा, अपना चश्मा साफ किया और उस आवाज में कहा, जो 45 साल पहले किए गए वादे को समाप्त कर रहा हो, अर्जुन संतुष्ट होंगे। इशिता ने अपने हाथों को देखा, दाहिनी तर्जनी पर छोटा सा निशान, जहां उसने पहले हफ्ते में मुर्गी के बाड़े के तार पर कट लगाया था। नाखूनों पर जो हमेशा आंगन में काम के दिनों के बाद मिट्टी का एक किनारा रखते थे। उसने गहरी सांस ली, फिर बुंदेलखंड की धूप में बाहर निकली। पहले 12 चित्रों की नीलामी नवंबर के एक शुक्रवार को झांसी में एक नीलामी घर में हुई थी, जिसमें लकड़ी का फर्श और ऐसी रोशनी थी जिससे पेंटिंग्स और भी ज्यादा चमकदार लगती थीं जितनी वे थीं। यदि यह संभव था, डॉ. रीना वर्मा ने इशिता के साथ मिलकर 12 चित्रों का चयन किया था। उन चित्रों को चुना था जिनका भावनात्मक वजन कम था, सबसे खुले परिदृश्य, सबसे कम पहचानने योग्य आकृतियों वाले दृश्य, जिन्हें इशिता पर्याप्त देर तक देख पाती थी बिना उस विशेष चीज को महसूस किए जो चिट्ठियों ने बनाई थी। 12 चित्रों की कुल 480 रुपये में बोली लगाई गई। सबसे बड़ी व्यक्तिगत बोली 1985 के एक परिदृश्य के लिए थी। खुला मैदान, पृष्ठभूमि में बरगद के पेड़, एक हल्की धुंध जिसे चित्रकार ने एक ऐसी तकनीक से कैद किया था जिसे रीना ने एक औपचारिक शिक्षा के बिना कलाकार के लिए असाधारण कहा, जो 65 रुपये की थी। इशिता नीलामी के दौरान कमरे के एक कोने में खड़ी रही, बगल में कांता देवी के साथ, जो आने पर जोर दे रही थी
और अपना सबसे अच्छा एप्रन पहने हुए थी। नीला साटन जिस पर गुलाब के पैटर्न थे, जिसे इशिता ने उस दिन जाना कि वह मौजूद था। हर बोली को एक स्वरबद्ध आवाज वाले नीलाम करने वाले द्वारा घोषित किया जाता था और इशिता उन संख्याओं को ऊंची आवाज में सुनेगी, उसी स्वर में जैसे फुटबॉल के परिणाम घोषित किए जा सकते थे या वस्तुओं की कीमतें, वे संख्याएं जो उसके लिए बहुत बड़ी थीं और जिन्हें वे लोग इस सहजता से चुकाते थे जैसे कोई ऐसी चीज खरीद रहा हो जो हमेशा से जानता था कि उसका इतना मूल्य था। जब अंतिम बोली लगाई गई और नीलाम करने वाले ने समाप्ति की घोषणा की तो कांता देवी ने इशिता का हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे एक बार दबाया। इशिता ने दीवार के उस बिंदु को देखा जहां 12 चित्र लटके हुए थे और अब केवल खाली जगह थी। उसने दादाजी के बारे में सोचा, तहखाने में हर चित्र को मोम लगे सूती कपड़े में लपेटते हुए, सिसाल की रस्सियों को सही गांठों से बांधते हुए। उसने सोचा कि इसमें कितना समय लगा होगा। उसने सोचा कि उसने वहां नीचे अंधेरे और ठंड में कितने सर्दियां बिताई होंगी इंतजार करते हुए। कुल 43 साल का इंतजार। 1971 के पहले चित्र से वह नीलामी से 480 रुपये के साथ एक बैंक खाते में निकली थी, जिसे उसने पिछले दिन जीव विज्ञान की किताब में रखे दस्तावेजों के साथ खोला था। दिसंबर में नवीनीकरण शुरू हुआ। इशिता ने झांसी के एक इंजीनियर आलोक कुमार 37 साल के ऐतिहासिक इमारतों की बहाली में विशेषज्ञता प्राप्त प्रकाश गुप्ता द्वारा सुझाए गए उस सटीकता के साथ जिससे कोई हर स्थिति के लिए सही व्यक्ति को जानता हो से सलाह ली थी। आलोक खेत पर पहुंचा, एक नोटबुक के साथ 2 घंटे तक संपत्ति पर चला और एक बजट दिया जिसे इशिता ने 2 बार पढ़ा। उन्होंने नींव से शुरुआत की, फिर छत से, फिर दीवारों से। गिरी हुई बालकनी को मूल प्रकार की उसी महोगनी की लकड़ी से फिर से बनाया गया। आलोक को एक डिमोलिशन लकड़ी का आपूर्तिकर्ता मिला जिसने निर्माण की भाषा को उसकी कहानी को बिना झूठा बनाए रखने के लिए संगत सामग्री प्राप्त की। खिड़कियों में नए शीशे लगे लेकिन मूल फ्रेमों को बनाए रखा जिन्हें आलोक ने रेतने के लिए भेजा था और बदलने के बजाय वार्निश करवाया। बिजली के तार एक स्थानीय बिजली मिस्त्री द्वारा पूरी तरह से फिर से लगाए गए जिसे पूरे घर के सभी बिंदुओं तक पहुंचने में पूरा 1 हफ्ता लगा। कुएं को फिर से गहरा खोदा गया, एक इलेक्ट्रिक पंप के साथ जिसे इशिता ने विक्रम की मदद से स्थापित किया। वह मिष्ठान भंडार के सफेद जूते वाला प्रेम नहीं था, बल्कि एक अलग विक्रम था। एक पड़ोसी किसान का बेटा जो पानी के पंपों के बारे में उस अधिकार के साथ जानता था जिसने उन पर निर्भर होकर बड़ा हुआ था। जो पानी निकला वह साफ, ठंडा, मिट्टी के स्वाद के बिना था। आंगन को 6 हफ्ते के काम के दौरान साफ किया गया जिसे इशिता ने खुद किया। मोटी बांस के पौधों के लिए कुल्हाड़ी और ऊंची घास के लिए दरांती के साथ। हमेशा सुबह, जब ठंड अभी भी काट रही होती थी लेकिन सूरज काम करने के लिए पर्याप्त रोशनी दे देता था। उसने इस प्रक्रिया में पाया कि घास के नीचे पत्थर के बिस्तरों की एक संरचना थी जिसे अर्जुन ने दशकों पहले बगीचे के लिए बनाया था। पत्थर अभी भी वहां थे, मिट्टी और घास से ढके हुए, लेकिन बरकरार, किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे जो खोज न जानता हो। उसने फरवरी में सब्जियों के बीज बोए, गलियारे की शेल्फ पर मिली एक कृषि किताब के निर्देशों का पालन करते हुए। पत्ता गोभी, पालक, टमाटर, गाजर, चुकंदर, सरसों। पहली कोशिश में बहुत कुछ नहीं उगा। कुछ उगा और सिंचाई या रिक्ति की गलती से मर गया, लेकिन कुछ उगा और रहा। और उन पहले पौधों के जीवित रहने में कुछ ऐसा था जो दृढ़ता के बारे में कुछ कहता था, जिसकी इशिता को जरूरत नहीं थी कि कोई कहे, जो वह पहले से जानती थी, लेकिन जिसे पत्ता गोभी द्वारा पुष्टि होते देखना अच्छा था। मार्च में फलों का बगीचा लगाया गया। 80 फलदार पेड़, अमरूद, संतरा, नींबू, आम, सेब। आलोक ने कहा कि वे जलवायु के लिए सबसे उपयुक्त नहीं थे, लेकिन इशिता ने उन्हें फिर भी लगाया क्योंकि उसके बचपन में एक घर के आंगन में एक सेब का पेड़ था जिसके पास से वह दौड़ती हुई गुजरती थी और जिसमें हरे सेब की वह विशेष गंध थी जिसे वह उस अकेली दोपहर को खेत पर दादाजी के साथ पतंग के साथ जोड़ती थी। सेब के पेड़ों में उस साल फूल नहीं लगे, वे अगले साल लगेंगे। घर की ऊपर की मंजिल आखिरी थी जिसे सुधारा गया और वहीं इशिता ने वह फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। ऊपर की मंजिल पर 3 कमरे थे। अर्जुन का मुख्य कमरा जिसकी खिड़की नीम के पेड़ों के क्षितिज पर खुलती थी, एक छोटा कमरा जिसका उपयोग भंडारण के लिए किया गया था, और एक तीसरा कमरा सबसे बड़ा जो पूर्वी कोने में था और जिस पर सुबह की रोशनी इस तरह से पड़ती थी जिसे आलोक ने पेंटिंग के स्थान के लिए व्यावहारिक रूप से सही बताया था। और इशिता ने उस कमरे को देखा, दीवारों की लंबाई को कदमों से नापा,
देर तक खिड़की पर खड़ी रही, नए शीशे से अंदर आती सुबह की रोशनी को देखती रही। फिर उसने आलोक से कहा कि वह कमरा सोने का कमरा नहीं होगा, बल्कि गैलरी होगा। गैलरी का उद्घाटन जून के एक रविवार दोपहर को हुआ, सुबह से बारिश की धमकी के साथ, जो अगले दिन के लिए रुकने का फैसला कर चुकी थी। और बुंदेलखंड की दोपहर का सूरज ऊपर की मंजिल की खिड़कियों से अंदर आ रहा था, उस रोशनी की गुणवत्ता के साथ जिसे अर्जुन की पेंटिंग्स ने पहले ही अनुमान लगा लिया था। जैसे वह पेंटिंग करते समय जानता था कि एक दिन कृतियां उस कमरे में उस तरह की रोशनी में होंगी। बची हुई पेंटिंग्स दीवारों पर थीं, सरल लकड़ी के फ्रेम में जड़ी हुई थीं, जिन्हें आलोक ने बनवाया था। उस सावधानी से अलग अलग रखा गया था जिसकी सलाह डॉ. रीना वर्मा ने दी थी। हर कृति के बीच पर्याप्त जगह, ताकि आंख अगली पर जाने से पहले आराम कर सके, इतनी ऊंचाई पर कि वयस्क और बच्चे बिना किसी असहजता के देख सकें। ईशिता ने खुद हर चित्र के लिए कैप्शन बनाए थे, कार्डबोर्ड कार्ड, जिन पर उसने हर कृति को दिया गया शीर्षक, साल, संक्षिप्त विवरण लिखा था, जिसे उसने हर पेंटिंग को पर्याप्त देर तक देखने के बाद लिखा था। मूल्य की कोई जानकारी नहीं थी, कोई कीमत नहीं थी, केवल हर छवि की कहानी थी, जिस तरह से उसने उसे समझा था। कांता देवी कुर्सियां व्यवस्थित करने में मदद करने के लिए जल्दी आई थी, जिन्हें इशिता ने एक कोने में उन लोगों के लिए रखा था जो बैठना चाहते थे। वह एक मकई का केक लेकर आई थी, जिसकी गंध उस तरह की चीज की थी जो केवल तभी मौजूद होती है जब कोई इसे इस्कीस की था, इरादे से बनाता है कि वह अच्छा हो। एडवोकेट प्रकाश गुप्ता भी थे, जो अपनी पत्नी के साथ आए थे, एक छोटी सफेद बालों वाली महिला जिसने चित्रों को एक एक करके धीरे धीरे चुपचाप देखा, और अंत में उसकी आंखों में आंसू थे और उसने बस कहा, वह एक बहुत अच्छे आदमी थे। आलोक अपना परिवार लाया था। पानी के पंप वाला विक्रम अपनी प्रेमिका के साथ आया था। नजदीकी शहर से लोग थे जिन्हें इशिता मुश्किल से जानती थी, लेकिन जिन्होंने किसी तरह सुना था। उस तरह की चीज जो अंदरूनी इलाकों में ऑस्मोसिस द्वारा फैलती है, बिना किसी के यह पहचान पाए कि यह ठीक कहां से गुजरी। उस दोपहर 23 लोग थे। इशिता अधिकांश समय गैलरी के प्रवेश द्वार पर खड़ी रही, हर व्यक्ति का इस अभिव्यक्ति के साथ स्वागत करती रही जैसे वह अभी भी यह बात समझ रही हो कि यह सब हो रहा था। जब लोग चित्रों के बारे में पूछते थे तो वह बताती थी जो वह जानती थी, कि दादाजी ने 18 साल तक चुपचाप पेंटिंग की थी, कि उन्होंने सब कुछ एक तहखाने में संजोकर रखा था, कि उन्होंने उसके लिए चिट्ठियों के साथ छोड़ा था जिसे उसने मिट्टी के फर्श पर पढ़ा था। वह अतिशयोक्ति नहीं करती थी, नाटक नहीं करती थी, जैसा था वैसा ही बताती थी। लोग उस विशेष ध्यान से सुनते थे जैसे कोई कहानी सच्ची हो। अर्जुन प्रोजेक्ट संयोग से शुरू हुआ, जिस तरह सबसे महत्वपूर्ण चीजें आमतौर पर शुरू होती हैं। गैलरी के उद्घाटन के 3 महीने बाद इशिता नजदीकी शहर के सरकारी स्कूल गई थी, ताकि गैलरी के बारे में एक पोस्टर लगाने की अनुमति मिल सके। वह आगंतुकों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। उसका एक स्पष्ट लक्ष्य था कि समय के साथ जगह को आत्मनिर्भर बनाया जाए। प्रधानाध्यापिका 50 के दशक की एक महिला जिसके मेज पर फाइलों का ढेर था, और एक ऐसी अभिव्यक्ति थी जो स्थायी रूप से समय से ज्यादा काम का प्रबंधन कर रही हो। उसने स्पष्टीकरण सुना था और फिर उस सीधी बात के साथ कहा, जिसके पास घुमा फिराकर बात करने का समय नहीं था, क्या आप पेंटिंग करना जानती हैं? इशिता, वह 1 सेकंड के लिए चुप रही। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आपके पास कैनवस हैं, आपके पास जगह है, आपके पास एक खेत पर एक गैलरी है, जहां यहां के किशोरों के पास दोपहर 3 बजे के बाद करने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रधानाध्यापिका ने उसे उस व्यावहारिक मूल्यांकन के साथ देखा जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग विकसित करते हैं। मेरे 15 छात्र हैं जो सामग्री की कमी के बजाय दृष्टिकोण की कमी के कारण असफल होंगे। क्या आप उस गैलरी के साथ कुछ उपयोगी करना चाहती हैं? इशिता खेत पर वापस आ गई थी। उसने डॉ. रीना वर्मा, कला विशेषज्ञ को फोन किया था, जिसने झांसी के एक सेवानिवृत्त ललित कला शिक्षक को सुझाया था। मास्टर जी रमेश, 64 साल के, जिन्होंने 32 साल तक पढ़ाया था, और जब इशिता ने प्रोजेक्ट समझाया तो उन्होंने कहा था कि वह शनिवार को सिर्फ परिवहन लागत पर जाने के लिए तैयार थे और कुछ नहीं, क्योंकि यह उस तरह की चीज थी जिसे बहुत पहले मौजूद होना चाहिए था। अर्जुन प्रोजेक्ट आधिकारिक तौर पर गैलरी के उद्घाटन के 6 महीने बाद स्थापित किया गया था, एक सरल 2 पृष्ठ के दस्तावेज के साथ जिसे प्रकाश ने निःशुल्क तैयार किया था। यह क्षेत्र के कमजोर किशोरों के लिए शनिवार सुबह आनंद कुंज खेत की गैलरी में मुफ्त पेंटिंग कक्षाएं प्रदान करता था। पहले बैच में 8 छात्र थे, दूसरे बैच में 6 महीने बाद 17 थे।
ईशिता सभी कक्षाओं में भाग लेती थी, शिक्षिका के रूप में नहीं। उसने यह मास्टरजी रमेश पर छोड़ दिया, जिनके पास एक किशोर के काम को देखने और सुधारने की जरूरत से पहले जो अच्छा था उसे खोजने का सही तरीका था। लेकिन एक उपस्थिति के रूप में वह जगह पर रहती थी, कॉफी लाती थी, ब्रेक में छात्रों से बात करती थी, ब्रेक में आने वाली कहानियां सुनती थी, जहां असली कहानियां हमेशा आती हैं। एक 15 साल का लड़का था जिसने 2 साल से अपने पिता से बात नहीं की थी। एक 16 साल की लड़की जो अपने बैग के साथ शहर से आई थी क्योंकि उसकी मां को एक ऐसा प्रेमी मिल गया था जो उसे पास नहीं चाहता था। एक 14 साल का लड़का था जिसकी बुद्धि डराती थी और जिसने पाया था कि अगर वह बिना अनुमति के पड़ोस की दीवारों पर पेंटिंग करता था तो कम से कम लोग यह ध्यान देते थे कि वह मौजूद था। ईशिता भाषण नहीं देती थी, वह नहीं कहती थी मैं भी इससे गुजरी हूं, इस तरह से जिससे वह कष्ट की प्रतिस्पर्धा जैसी लगे। वह बस रहती थी, बस जगह को वह होने देती थी जो वह थी। एक ऐसी जगह जहां पीछे छोड़े गए किशोर आ सकते थे और अपने हाथों से कुछ कर सकते थे और कुछ घंटे ऐसे माहौल में बिता सकते थे जो उन्हें ऐसे मानता था जैसे वे उस पल में सबसे महत्वपूर्ण चीज थे जो वे थे। एक नामहीन कच्ची सड़क पर बस से उतरने के 4 साल बाद ईशिता शर्मा 22 साल की थी। आनंद कुंज 3 जिलों में जाना जाता था। गैलरी को 4200 पंजीकृत आगंतुक मिले थे। प्रवेश द्वार पर एक नोटबुक थी जहां लोग लिख सकते थे कि वे कहां से आए थे और उन्हें क्या लगा था, और नोटबुक का दूसरा खंड पहले ही भर चुका था। कला छात्रों के समूह झांसी से विशेष रूप से अर्जुन की पेंटिंग्स देखने आते थे। क्षेत्रीय कला पत्रिकाओं में फिर से खोजे गए बुंदेलखंड के क्षेत्रीय चित्रकार के बारे में 2 लेख थे। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से एक शोधकर्ता ने ईशिता से अर्जुन शर्मा को बुंदेलखंड की क्षेत्रीय कला पर एक थीसिस में शामिल करने की अनुमति मांगी थी और उसने हाँ कहा था, बशर्ते वह प्रकाशित होने से पहले उसे पढ़ सके। अर्जुन प्रोजेक्ट ने 4 वर्षों में 87 किशोरों की सेवा की थी। उनमें से 12 क्षेत्र के कॉलेजों में कला, डिजाइन या संचार से संबंधित पाठ्यक्रम कर रहे थे। 3 की कृतियां स्थानीय प्रदर्शनियों में प्रदर्शित थीं। एक को झांसी के एक कला स्कूल में छात्रवृत्ति मिली थी। 16 साल की लड़की जो अपने बैग के साथ आई थी, ज्योति, उसका नाम ज्योति था। वह 6 महीने तक आनंद कुंज में रही थी। ऊपर की मंजिल के छोटे कमरे में सोती थी। प्रोजेक्ट के काम में ईशिता की मदद करती थी। शहर वापस लौट गई थी जब घर की स्थिति एक सामाजिक कार्यकर्ता की मदद से सुलझ गई थी, जिससे ईशिता ने प्रकाश के माध्यम से संपर्क किया था। ज्योति अब 18 साल की थी और शिक्षा शास्त्र का अध्ययन कर रही थी और कभी कभी सप्ताहांत में बिना बताए खेत पर आ जाती थी, सिर्फ उस जगह पर रहने के लिए जो उसके लिए अच्छी रही थी। खेत में इतनी सब्जियां उगती थीं कि खेत के उपभोग के लिए और एक साप्ताहिक टोकरी के लिए जो ईशिता शहर के सरकारी स्कूल भेजती थी। बगीचा बढ़ गया था। सेब के पेड़ों में दूसरे साल फूल लगे थे, जैसा कि आलोक ने वादा किया था, और फूलों में वह विशेष गंध थी जिसे ईशिता ने 6 साल की उम्र से बिना जाने संजोया था। मुर्गियां अब 34 थीं। ईशिता उन्हें उसी देखभाल के साथ पालती थी जो जानता है कि जीवित रहना सुनिश्चित नहीं है, लेकिन मदद की जा सकती है। हर सुबह किसी और चीज से पहले वह पहले दिन वाली पुरानी बाल्टी के साथ मुर्गी के बाड़े में जाती थी। किनारों पर जंग लगी हुई थी। एक तरफ एक निशान था जो किसी ऐसे समय में हुआ था जो उसे अब याद नहीं था, और मुर्गियों को सिद्धांत के रूप में पानी देती थी, यह याद रखने के लिए कि उसने कहां से शुरुआत की थी। 4 साल की एक शरद ऋतु दोपहर को बुंदेलखंड में शरद ऋतु में जिस तरह से सूरज कम कोण पर होता है, एक कोण जो बरगद के पेड़ों को आंगन पर बहुत लंबी और सुनहरी परछाइयां डालने देता है। ईशिता बालकनी पर एक कप कॉफी के साथ बैठी और क्षितिज को देखने लगी। आंगन में अमरूद के पत्ते धीमी गति से गिर रहे थे। बरगद के पेड़ों की छतों में हवा की आवाज थी, वह सूखी और ऊंची आवाज जिसे उसने पहले दिनों में पहचानना सीख लिया था। दूर मास्टरजी रमेश की आवाज थी जो उस दोपहर गैलरी में कक्षा को रंग मिश्रण के बारे में कुछ तकनीकी समझा रहे थे। ईशिता ने अर्जुन के बारे में सोचा, उस मोटी आवाज वाले आदमी के बारे में जिसने उसे 6 साल की उम्र में एक अकेली धूप वाली दोपहर में पतंग बनाना सिखाया था, जिसे वह 1 दशक से ज्यादा समय तक लगभग पूरी तरह से भूल गई थी। उस आदमी के बारे में जिसने 18 साल तक चुपचाप पेंटिंग की थी, जो उस तहखाने में अनगिनत बार नीचे गया था ताकि हर चित्र को उस सावधानी से संजो सके जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ कीमती संरक्षित कर रहा हो जो अभी तक नहीं आया था। एक आदमी जिसने एक ऐसी पोती के लिए 14 चिट्ठियां लिखी थीं जिसे वह देख नहीं सकता था, जिसने वकील और डॉक्टर और तहसील कार्यालय से सलाह ली थी
ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विरासत उस तक अक्षुण्ण पहुंचे। उसने सोचा कि यह प्यार 12 साल तक दूर से चुपचाप इस पुष्टि के बिना कैसे मौजूद था कि उसे प्राप्त किया जा रहा था, क्योंकि इशिता को चिट्ठियों के बारे में नहीं पता था, पेंटिंग्स के बारे में नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि कोई उस बुंदेलखंड के खेत में उसके बारे में सोच रहा था। हर बार जब वह एक ब्रश उठाता था, अर्जुन का प्यार पूर्ण विश्वास का एक कार्य था। भविष्य पर एक दांव, एक पोती पर जो शायद कभी ना आती, एक भाग्य पर जो आसानी से कुछ और हो सकता था। अगर तहसील कार्यालय से चिट्ठी उस दिन आई होती जब वह नहीं थी, अगर हलवाई को कमरे की जरूरत नहीं होती, अगर 1000 में से कोई भी एक चीज अलग होती, लेकिन वह आई थी और तहखाना इंतजार कर रहा था। इशिता उस दोपहर आंगन में शरद ऋतु के सूरज और बरगद के पेड़ों में हवा के साथ और मास्टर जी रमेश की आवाज ऊपर की मंजिल से आती हुई समझ गई कि दादाजी ने वहां क्या बोया था। यह सिर्फ कैनवस पर स्याही नहीं थी, यह सिर्फ संपत्ति या पैसा या एक जीवन के व्यावहारिक उपकरण नहीं थे जिन्हें फिर से बनाना था। यह प्रदर्शित विचार था, साबित किया गया, भौतिक सबूत में छोड़ा गया कि जिन लोगों को छोड़ दिया गया है वे भी अपने अंदर कुछ अप्रत्याशित मूल्य रखते हैं, कि जो प्यार एक तरह से नहीं पहुंचा वह दूसरे तरीके से पहुंच गया हो सकता है जिसे आपने अभी तक नहीं पाया है, कि कभी कभी सबसे अंधेरे तहखाने में गहराई तक जाना पड़ता है ताकि उस सुंदरता को पाया जा सके जिसे किसी ने चुपचाप और दूर से विशेष रूप से आपके लिए संजोया था। और कभी कभी उस सुंदरता को ढूंढने पर आप पाते हैं कि वह तहखाने में रहने के लिए नहीं बनी थी, वह दीवार पर लगाने के लिए बनी थी, सही रोशनी से रोशन होने के लिए, ताकि अन्य लोग उसे देखें और खेतों और नदियों और मिट्टी के आंगन में खेलते बच्चों की छवियों में खुद का कुछ पहचाने। इशिता सबसे अंधेरे तहखाने में गई थी और इतनी रोशनी के साथ ऊपर आई थी कि दूसरों को भी रोशन कर सके। वह दोपहर समाप्त हुई, जैसे सभी अच्छी दोपहरें समाप्त होती हैं। बुंदेलखंड के अंदरूनी इलाके में सूरज बरगद के पेड़ों के पीछे अस्त होता है, इस तरह से जिससे आसमान अंधेरा होने से कुछ मिनट पहले तांबे के रंग का हो जाता है और उसके बाद आने वाली चुप्पी के साथ चीजों से भरी हुई चुप्पी जिसे उसने इतना पसंद करना सीख लिया था। अर्जुन प्रोजेक्ट का आखिरी बैच शाम 5 बजे चला गया। मास्टर जी रमेश कॉफी के लिए रुके, हमेशा की तरह रसोई में बैठे हुए उस संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ जिसने दिन का काम अच्छी तरह से किया हो। कांता देवी एक गुलाब के पौधे के साथ मिलने आई थी जिसे उसने अपने बगीचे में जगह बदल दी थी और जो उसके अनुसार जहां था वहां खराब उपयोग किया जा रहा था। इशिता अंधेरा होने से पहले मुर्गी के बाड़े में गई। उसने 34 मुर्गियों को गिना। यह एक स्थापित आदत थी, उपस्थिति का रिकॉर्ड, यह सुनिश्चित करना कि सभी दिन के अंत तक पहुंच गई थी। काली मुर्गी जिस पर सफेद धब्बा था, जिसने दूसरे दिन उसे उस विशेष तीव्रता से देखा था, अब मुर्गी के बाड़े में सबसे पुरानी थी। पंख कम चमकदार थे, लेकिन वही उपस्थिति, वही तीव्रता, उसी तरह से जाली तक आने और इशिता को देखने का वही तरीका जैसे कुछ महत्वपूर्ण कहना हो। इशिता ने जाली पर अपना खुला हाथ रखा। मुर्गी ने 1 सेकंड के लिए अपनी चोंच पास लाई, अपनी चोंच की उस विशेष हल्कीपन के साथ हथेली को छुआ, फिर मुर्गी के बाड़े के केंद्र में वापस चली गई। मैं जानती हूं, इशिता ने कहा, मुझे भी लगता है कि यह अच्छा रहा। उसने मुर्गी का बाड़ा बंद किया, बालकनी पर वापस आ गई। एक पल के लिए खड़ी रही, उस आंगन को देखती रही जिसे दादाजी ने बोया था और जिसे उसने फिर से बोया था, उस घर को देखती रही जिसे समय ने नष्ट कर दिया था और जिसे उसने फिर से बनाया था। ऊपर की मंजिल की खिड़कियों से निकलती रोशनी को देखती रही, जहां अर्जुन शर्मा की पेंटिंग्स दीवारों पर थीं। उस अगले व्यक्ति का इंतजार कर रही थीं जो उन्हें देखने आएगा और जो उसे ढूंढने की जरूरत थी उसे ढूंढेगा। उसने उस सितंबर की सुबह के बारे में सोचा जब वह अपनी जेब में 340 रुपये और पीठ पर हरे बैग के साथ एक अपार्टमेंट से निकली थी जिसके पिता ने मोबाइल से नजर हटाए बिना दरवाजा बंद कर दिया था। उसने सोचा कि वह पल किसी चीज का अंत कैसे लगा था और उसने सोचा कि वह वास्तव में शुरुआत कैसे थी। अगर यह कहानी आप तक पहुंची है, अगर इसमें कुछ ऐसा है जिसने किसी ऐसी जगह को छुआ है जिसे आप पहचानते हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे सुनने की जरूरत है कि शून्य से, सबसे अंधेरे तहखाने से, उस पल से जहां लगता है कि सभी दरवाजे एक साथ बंद हो गए हैं, फिर से बनाना संभव है। टिप्पणियों में छोड़ें। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा पल आया है जब दुनिया ने एक दरवाजा बंद कर दिया हो और आपको नहीं पता था कि वह रास्ता था जिसे आपको अपनाना था? क्या आपको कभी किसी ऐसी जगह पर कुछ अप्रत्याशित मिला है जहां कुछ भी नहीं लगता था? मुझे यह जानना बहुत पसंद है कि हर कहानी दर्शक में क्या हलचल मचाती है। और अगर आप अप्रत्याशित विरासतों में
ऐसे प्यार में जो ऐसे तरीकों से आता है जिनकी हम उम्मीद नहीं करते, ऐसे लोगों में जो दूसरों के लिए बोते हैं, विश्वास करते हैं, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम आम लोगों की कहानियां लाते हैं जिन्होंने सबसे अप्रत्याशित जगहों पर वह पाया जिसकी उन्हें जरूरत थी। इशिता और अर्जुन की कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कभी कभी आपको बस सीढ़ियों से नीचे जाने और यह देखने के लिए पर्याप्त साहस की जरूरत होती है कि नीचे क्या इंतजार कर रहा है। अगली कहानी तक